1748 में अफगान हुक्मरान अहमद शाह दुरानी ने मुगल सल्तनत पर हमला कर दिया। मुगलों ने राजपूतों और सिखों के साथ मिलकर नादिर शाह को शिकस्त दी, लेकिन इसके बाद मुगल सल्तनत में माली मसाइल पैदा होने लगे, क्योंकि बहुत सारी जंगें लड़ने के बाद वसाइल खत्म हो चुके थे और जो सूबे मरकजी मुगल हुकूमत को महसूलात की सूरत में आमदन का अपना हिस्सा भेजते थे, उन्होंने भी ये टैक्स देना बंद कर दिया और हिंदुस्तान मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम हो गया। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मफाद पर तवज्जो मरकूज किए हुए थी। वो नई टेक्नोलॉजीज में सरमायाकारी कर रहे थे, नए कारखाने कायम कर रहे थे और बरतानिया से मजीद फौजियों को भर्ती करके ईस्ट इंडिया कंपनी की निजी फौज में शामिल कर रहे थे। वो अपनी निजी फौज को मजबूत बना रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी मकामी हिंदुस्तानियों को भी तरबियत दे रही थी। मकामी हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुलाजमत करते और फौज में शामिल होते थे। जो हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का हिस्सा होते थे, उन्हें सिपाही कहा जाता था। वहीं दूसरी जानिब बार बार नए मुगल बादशाहों की ताजपोशी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल तख्त पर दबाव डालती रही। वो बंगाल में तिजारती मराद हासिल करने की कोशिश करते रहे। वो नए हुक्मरानों के साथ मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे। उन्होंने उन्हें वरगलाने की कोशिश की और आखिरकार 1717 में उस वक्त के मुगल बादशाह फर्रुख सय्यार ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री तिजारती हुकूक दे दिए। सिर्फ यही नहीं, नए शाही फरमान के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी खुद भी दस्तखत जारी कर सकती थी, जो एक किस्म का तिजारती इजाजतनामा होता था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिया तजारत किए जाने वाले सामान पर तमाम कस्टम ड्यूटीज और ट्रांजिट ड्यूटीज माफ हो जाती। यह कंपनी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। उन्हें न सिर्फ बंगाल में कारखाने कायम करने की इजाजत मिली, बल्कि उन्होंने इस दस्तखती निजाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खुसूसी तिजारती इजाजतनामे की मदद से वो कोई टैक्स नहीं देते थे। इसका मतलब ये था कि बंगाल से जो महसूलात मुगल सल्तनत को मिलते थे, वो अब खत्म हो गए थे। मुगल सल्तनत के माली मसाइल और बढ़ गए। उसी साल यानी 1717 में बंगाल के साबिक मुगल गवर्नर मुर्शिद कुली खान ने मुगल सल्तनत से अलहदगी इख्तियार की और बंगाल को अपनी खुद मुख्तारी के तहत करार देकर खुद को बंगाल का नवाब करार दे दिया। मुर्शिद कुली खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हरबों को समझा। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हुक्म दिया कि वो अपनी सरगर्मियां रोक दे और टैक्स अदा करे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एहलकारों ने दावा किया कि यह मुतालिबा गैर मुनसिफाना है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और वो बंगाली नवाब को हकारत की नजरों से देखने लगे। इस सब के चलते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुनाफा को यकीनी बनाने के लिए मकामी सियासत में मुदाखलत करने का फैसला किया। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले हमें समझना चाहिए कि उस दौर में जब मुगल सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही थी, हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें बेक वक्त हो रही थी। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय हरीफ जैसा कि डच और डेनिस भी मुगल सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर बड़े सगीर में अपने कारोबार कायम कर रहे थे। फ्रांसीसी भी नए खिलाड़ी के तौर पर उभरे जब उन्होंने हिंदुस्तान में अपने कदम जमाना शुरू किए। ये यूरोपीय ताकतें हिंदुस्तान में अपना असर व रसूख बढ़ाना चाहती थी और हिंदुस्तानी इलाकों पर कंट्रोल हासिल करना चाहती थी। जाहिर है बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही करना चाहती थी। फ्रांसीसियों ने हिंदुस्तान में तेजी से इलाके हासिल किए जब उन्होंने पांडिचेरी और बंगाल के चंद्रन नगर में कॉलोनियां कायम की। सन 1700 की दिहाई के वस्त तक बरतानवी और फ्रांसीसी बरे सगीर की दो गालिब कुव्वतें बन चुकी थी। 1740 की दिहाई के अव्वाइल में एक फ्रांसीसी रहनुमा जोसेफ फ्रांसो डुप्लेक्स फ्रांसीसी हिंदुस्तानी इलाकों का गवर्नर जनरल बन गया था। वो हिंदुस्तान में एक फ्रांसीसी सल्तनत कायम करना चाहता था। हिंदुस्तान में यूरोपीय कुव्वतों की तहरीक में तब्दीली के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की तहरीक भी तब्दील हो गई। फ्रांस और बरतानिया के दरमियान पहले से ही दुश्मनी थी। 1740 और 1748 के दरमियान उन्होंने यूरोप में ऑस्ट्रियाई जानशीनी की जंग लड़ी थी। कुछ साल बाद इन दोनों ममालिक ने 1756 में 7 साला जंग लड़ी, जब ये दोनों कुव्वतें शुमाली अमेरिका में अपना असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। फ्रांस और बरतानिया के दरमियान दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने न सिर्फ यूरोप और शुमाली अमेरिका में जंगें लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान में भी जंग लड़ी। 1746 और 1763 के दरमियान जनूबी हिंदुस्तान में कार्नाटिक की जंगें लड़ी गई। इंग्लैंड ने ये जंगें जीत ली और फ्रांसीसियों ने अपना सियासी असर व रसूख खो दिया। सिर्फ पांडिचेरी और चंद्रन नगर के इलाके उनके पास रह गए। दोस्तों, ये नोट करना दिलचस्प है कि इन जंगों के दौरान हिंदुस्तान के मकामी हुक्मरानों पर बरतानवी और फ्रांसीसी जंगों का क्या असर हुआ। इस सारे दौर में मकामी हिंदुस्तानी हुक्मरान भी इख्तदार के लिए आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि यूरोपीय फौजें ज्यादा बेहतर थी, उनके पास तरबियत याफ्ता सिपाही और मुनज़्ज़म अफसरान थे, तो उन्होंने अपनी जंगों में यूरोपीय वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए उनसे इत्तेहाद किया। लेकिन हिंदुस्तानी हुक्मरान ये नहीं समझ सके कि मदद लेने का मतलब था कि वो यूरोपियंस पर मुनहसर हो जाएंगे और यूरोपीय ताकतें इस मंसूबे से फायदा उठा सकती हैं।
वो हिंदुस्तानी हुक्मरानों के मुखालिफ रहनुमा को रिश्वत दे सकते हैं, अपनी फौज से उनकी हिमायत कर सकते थे और उन्हें तख्त पर बिठाकर एक कठपुतली हुक्मरान कायम कर सकते थे। इसे समझने के लिए आइए बंगाली नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी की तरफ वापस आते हैं। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नए नवाब बन गए। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलसल नवाबों की अथॉरिटी की बेइज्जती करती रही है, मुर्शिद कुली खान के दौर से ही। लेकिन सिराजुद्दौला के पास अब बर्दाश्त करने की सकत नहीं थी। उन्होंने इस बेइज्जती को बर्दाश्त न करने का फैसला किया और सिराजुद्दौला ने अपनी फौज के साथ कोलकाता की तरफ मार्च किया और बंगाली दारुल हुकूमत मुर्शिदाबाद के फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। उन्होंने कई सौ बरतानवी अफसरान को जेल में डाल दिया और इनमें से अक्सर बरतानवी अफसरान हकीकत में मर गए, क्योंकि उन्हें एक छोटी सी जेल सेल में बंद कर दिया गया था जहां अंधेरा था और अगले दिन वो तमाम मुर्दा हालत में पाए गए। इस वाक़या को ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कोलकाता कहा जाता है। बरतानवी इस वाक़े पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने किसी भी कीमत पर सिराजुद्दौला को इक़्तिदार से हटाने का फैसला कर लिया। यहाँ पर उन्होंने कर्नाटक की जंगों में सीखी गई हिकमत अमली इस्तेमाल की। उन्होंने नवाब को इक़्तिदार से हटाने के लिए नवाब के हरीफों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बात यह थी कि सिराजुद्दौला के तख्त पर होने से हर कोई खुश नहीं था। उनकी मुखालफत में जगत सेठ का खानदान था। यह खानदान बंगाल के सबसे अमीर तरीन खानदानों में शुमार होता था। उनका बंगाल के नवाबों के दरबार में बड़ा असर रसूख था। इसके अलावा सिराजुद्दौला की फौज के कमांडर मीर जाफर के दिल में भी नवाब बनने की ख्वाहिश पैदा हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव की क़यादत में सेठ खानदान और मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को तख्त से हटाने की मंसूबाबंदी की। दोस्तों, आज के दौर में हुकूमतें बदलने के लिए अरकान असम्बली को रिश्वत देकर खरीदना आसान है, लेकिन उस वक्त हुक्मरानों को बदलने का मतलब था कि फौज भेजकर जंग करना है। खैर, सिराजुद्दौला भी कोई बेवकूफ नहीं थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़दामात से वाकिफ थे। उन्होंने सोचा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हें तख्त से हटा सकती है तो क्यों ना वो भी ऐसा ही करे। तो इसीलिए उन्होंने फ्रांसीसियों से राब्ता किया, जो कि बरतानियों के मारूफ हरीफ थे, और उनसे मदद तलब की। उन्होंने फोर्ट विलियम को दोबारा तामीर किया और इसे अपने कब्जा में ले लिया। क्लाइव को मालूम हुआ कि सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों से मिलकर फौज तैयार की है और तब क्लाइव ने फैसला किया कि वो बंगाल पर मुकम्मल कब्जा करेगा। उन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए आमादा किया। उन्होंने मीर जाफर के साथ साजिश की और उनकी फौज ने सिराजुद्दौला के खिलाफ बगावत कर दी। जून 1757 में प्लासी की जंग लड़ी गई। अगरचे सिराजुद्दौला की फौज साइज में 15 गुना बड़ी थी, फिर भी वो हार गया। दरअसल पूरी जंग में सिराज का सिपा सालार मीर जाफर बैकफुट पर था और एक दिन जंग के दौरान जब बारिश हुई तो अंग्रेज अपने हथियारों को ढांप लेते हैं, लेकिन सिपा सालार की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला के हथियार भीग जाते हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं करते और इस मौका को देखते ही मीर जाफर अपनी फौज के साथ नवाब के खिलाफ बगावत कर देता है और ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग जीत जाती है। सिराजुद्दौला को शिकस्त के बाद फरार होने पर मजबूर किया गया और बाद में उन्हें पकड़कर कत्ल कर दिया गया। इतने के बाद अंग्रेजों ने अपने नए दोस्त मीर जाफर को तख्त पर बिठा दिया, लेकिन मीर जाफर सिर्फ कठपुतली हुक्मरान बना रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के असल हुक्मरान बन चुके थे। उन्होंने तिजारत को बढ़ाया और बंगाल के वसाइल को बरतानिया मुंतकिल किया। इसके साथ ही बंगाल में फ्रांस की मौजूदगी भी खत्म हो गई। चंद्रनागौर, जो फ्रांस के कंट्रोल में बंगाल का वाहिद इलाका था, फ्रांसीसियों के हाथों से निकल गया और बरतानवी कंट्रोल में आ गया। प्लासी की जंग तारीख का एक अहम मोड़ है, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने सियासी ताकत भी हासिल कर ली थी, अगरचे बिलवास्ता तौर पर ही सही। कुछ साल बाद उनके कठपुतली नवाब मीर जाफर के ईस्ट इंडिया कंपनी से इख्तिलाफात होने लगे। मीर जाफर की क़यादत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मसाइल का सामना करना पड़ा। वो तवक्को कर रहे थे कि मीर जाफर उनके मुतालिबात को मुकम्मल तौर पर मानेगा, लेकिन मीर जाफर ने अपने तौर पर फैसले करने की कोशिशें शुरू कर दी। वो इतना वफादार नहीं था जितना अंग्रेजों ने तवक्को की थी। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त देने और उन्हें बंगाल से बाहर निकालने की कोशिश में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इत्तेहाद किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मीर जाफर को तख्त से हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। एक बार फिर कंपनी को उम्मीद थी कि मीर कासिम उनकी हिदायत पर अमल करते हुए एक कठपुतली नवाब बन जाएगा। कासिम 1761 में बंगाल का नया नवाब बना, लेकिन मीर कासिम ने भी कंपनी की बालादस्ती को कबूल नहीं किया। वो भी अंग्रेज़ों से आज़ाद होना चाहता था। वो अपनी खुद मुख्तारी की ख्वाहिश रखता था और पहले की तरह उसके भी बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी से इख्तिलाफात हो गए। उसने देखा कि किस तरह कंपनी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। चुनाचा 1763 में मीर कासिम ने कंपनी के खिलाफ बगावत की और अपनी फौज को कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया।
लेकिन उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर हो चुकी थी। उन्होंने मीर कासिम को शिकस्त दी। उसके बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को तख्त से हटा दिया और मीर जाफर को वापस बुला लिया। उन्होंने उसे नवाब बनने का एक और मौका इस शर्त पर दिया कि वो महज एक अच्छा कठपुतली नवाब बनकर रहेगा। कासिम ने बंगाल छोड़ दिया और उसे एहसास हुआ कि जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। अगर वो अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालना चाहता है तो वो अपनी फौज के साथ अकेले ये काम नहीं कर सकता। उसने उद के नवाब शुजाउद्दौला और मौजूदा मुगल शहंशाह शाह आलम दोम से राब्ता किया। तीनों ने एक इत्तेहाद तश्कील दिया और बरतानवी असर व रसूख को खत्म करने का फैसला किया। उनके इत्तेहाद में 1764 में बक्सर के जंग में अंग्रेजों से मुकाबला किया। अंग्रेजों ने ये जंग भी जीत ली। इस जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला किया कि कठपुतली हुक्मरानों के साथ उनके मुआमलात नहीं चल सकते और कठपुतली नवाबों में से किसी ने भी उस तरह का बर्ताव नहीं किया जैसा वो चाहते थे। लिहाजा उन्होंने खुद बंगाल के नए हुक्मरान बनने का फैसला किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। चुनाचा 1765 में मुआहिदा इलाहाबाद के मुताबिक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर और कमांडर इन चीफ बन गया। दोस्तों, सरकारी तौर पर इस मुआहदे का एक और अहम नुक्ता ये था कि शाह आलम दोम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी हुकूक देने का हुक्म जारी कर दिया था। यानी बंगाल से जमा होने वाले टैक्सों की शक्ल में तमाम आमदन सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले की जाएगी। सरकारी तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की नई हुक्मरान बन गई। उस वक्त तक कंपनी के पास आमदनी के बहुत से जराए थे। उनका तजारती कारोबार काफी मुनाफा बख्श था और अब वो टैक्स भी जमा कर रहे थे। उनकी आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ। वो तजारत के लिए नई मसनूआत खरीद सकते थे, अपनी फौजी ताकत को मजबूत कर सकते थे, बुनियादी ढांचे पर ज्यादा खर्च कर सकते थे और इस तरह बंगाल का पूरा इलाका ही अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया। बक्सर की लड़ाई के दूरस नताइज थे जिसने नौ आबादियाती हिंदुस्तान के सियासी मंजरनामे को नई शक्ल दी। इसके नतीजे में इक्तदार की हरकियात में नुमाया तब्दीलियां देखने में आई और बंगाल के खित्ते में बरतानवी गलबे के लिए स्टेज तैयार हो गया। उन्होंने बिहार, ओडिशा और बंगाल से इतना टैक्स इकट्ठा किया कि वहां कुछ भी बाकी नहीं बचा। साल 1770 में बिहार और बंगाल में कहत पड़ा था। 70 लाख से 1 करोड़ तक लोगों की मौत हुई। अब आप कह सकते हैं कि खुश्क साली तो एक कुदरती अमल की वजह से है, लेकिन इस सब की बड़ी वजह ईस्ट इंडिया कंपनी की जारहाना पॉलिसी थी। क्योंकि जब इस कहत से लोग मर रहे थे तो जो टैक्स मरने वालों से वसूल किया जाना था वो टैक्स भी जिंदा लोगों से वसूल किया जाता था और जो बाकी बच जाने वाली गंदुम थी उसे भी उन्होंने अपने पास रख लिया। इस तरह कंपनी बंगाल के लोगों का इस्तेहसाल करती रही। जैसा कि मैंने इस सीरीज के पहले एपिसोड में कहा था कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फकत एक मकसद के हसूल के लिए मार्ज़े वजूद में आती है और वो जब तक बरकरार रहती है उसी एक मकसद के ताक़ुब में सरगर्दा रहती है और वो मकसद होता है अपने शेयर होल्डर्स के माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़। ईस्ट इंडिया कंपनी का हदफ भी आज़ादी की फलाह, इंसाफ की फराहमी या बरे सगीर के अवाम का मुस्तकबिल संवारना नहीं था, बल्कि हर कीमत पर अपने हिस्सेदारों को दौलत कमा कर देना था। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने इलाके को बढ़ाने के लिए काफ़ी फंड्स, वसाइल और ताकत पहुंच चुकी थी। बक्सर की जंग मुगल सल्तनत के सियासी कंट्रोल के खात्मे का आगाज थी, क्योंकि कंपनी ने वसी इलाके पर अपना असर रसूख मुस्तहकम करना जारी रखा। हिंदुस्तान में दूसरे इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ वाकई दिलचस्प तकनीकों का इस्तेमाल किया। अव्वल ये कि बरे सगीर पाको हिंद के इन इलाकों में जो बरतानवी कंट्रोल में नहीं थे, अंग्रेजों ने वहाँ रेजिडेंट ऑफिसर मुकर्रर कर दिए जो बुनियादी तौर पर बरतानवी ओहदेदार थे और मुख्तलिफ रियासतों और खित्तों में सफारतकार के तौर पर काम करते थे। इन रेजिडेंट ऑफिसर्स ने मकामी हुक्मरानों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने और उनके साथ इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की। जो हुक्मरान इनकी दोस्ती को कबूल करते थे उन्हें फिर इनकी तरफ से एडवाइस किया जाता था कि सियासत कैसे की जाए, यानी उन्होंने बिलवास्ता तौर पर मकामी सियासत में मुदाखलत शुरू कर दी थी। दूसरी बात यह कि दूसरी रियासतों के मकामी हुक्मरानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबाव डाला कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस में शामिल हो जाएं। सब्सिडरी अलायंस एक इंतहाई दिलचस्प निज़ाम था। इस इत्तेहाद के मुताबिक मकामी हुक्मरानों को अपनी फौजें रखने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें अपनी लड़ाइयाँ लड़ने की इजाज़त नहीं थी। उसकी बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी तरफ से एक फ़ौज तश्कील देगी और मकामी हुक्मरान ईस्ट इंडिया कंपनी को यह फ़ौज बनाने के लिए अदायगी करेगा। हुक्मरान के नुक्ता नज़र से आप कुछ पैसे बचा सकते हैं, उन्हें फ़ौज बरकरार रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के नुक्ता नज़र से ये एक होशियार कदम था। अगर मकामी हुक्मरानों के पास फ़ौज ही ना होगी तो वो उनसे लड़ भी नहीं पाएंगे। सबसे बढ़कर उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे भी दिए जा रहे थे। अगर मकामी हुक्मरान किसी भी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को अदायगी ना कर सके तो उनके इलाके का कुछ हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जा में ले लिया जाएगा और ऐसा अक्सर होता था। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी मजीद इलाके हासिल करती गई।
सब्सिडरी अलायंस के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने वादा किया था कि कंपनी बाकी रियासतों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन ये एक खोखला वादा था। पस मंजर में कंपनी अपने रेजिडेंट ऑफिसर्स के जरिए मुकामी सियासत में मुदाखलत कर रही थी। इस तकनीक की मदद से हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के बिलवास्ता कंट्रोल में आ गया। जिन इलाकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस तश्कील दिया, बाद में उन्हें हिंदुस्तान के प्रिंसली स्टेट्स के नाम से जाना जाने लगा। 1798 में हैदराबाद पहली रियासत थी जिसने कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस कायम किया था। तीसरी तकनीक बहुत सादा थी। अगर ये दोनों तकनीक नाकाम हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी वहशियाना फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बाकायदा फौज ली और नए इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए 1818 तक ईस्ट इंडिया कंपनी बरे सगीर में सबसे ताकतवर इदारा बन चुकी थी। 1818 तक बरे सगीर पाको हिंद का तकरीबन 2/3 हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था और इसमें रहने वाली 78% आबादी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी में रह रही थी। बाद में बाकी इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए चौथी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लीप्स कहा जाता है। यह 1847 में EIC ओहदेदारों के जरिए मुतारिफ कराया गया था। इसे 1848 और 1856 के दरमियान लॉर्ड डलहौजी ने सबसे ज्यादा नाफिज किया था। इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक अगर कोई हिंदुस्तानी हुक्मरान मर जाता है और उनके पास कोई फितरी मर्द वारिस नहीं होता है तो ये सल्तनत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाके का हिस्सा बन जाएगी। इस कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत सी मशहूर रियासतें बरतानवी कंट्रोल में आ गई। 1848 में सतारा, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी और आखिर में ऊद 1856 में बरतानवी कंट्रोल में चला गया। इन तकनीकों के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी में कई इंतजामी इस्लाहात भी की गई। इस पैमाने के इलाके पर कंट्रोल कायम करने के लिए मुतादिद बादशाहों और शहनशाहों ने कई कोशिशें की थी, लेकिन वो इस हुक्मरानी को बरकरार नहीं रख सके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलसल इस्लाहात कर रही थी ताकि वो आसानी से इतने बड़े मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को मुनज़्ज़म कर सकें। मिसाल के तौर पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल का ओहदा तख्लीक किया। वॉरेन हेस्टिंगर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इससे हुक्मरानी करना आसान हो गया। सन 1800 की दिहाई के अवाइल तक बरे सगीर पाको हिंद में अंग्रेजों के अलावा आखिरी बड़ी ताकत मराठा सल्तनत और मैसूर सल्तनत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन दोनों को कैसे शिकस्त दी, ये भी एक दिलचस्प कहानी है और ये अपनी एक अलग वीडियो की मुस्तहिक है। तो आइए किसी और वक्त किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। जबकि 1857 की बगावत के बाद, जिसे पहले जंग आज़ादी के नाम से जाना जाता है, अगरचे हिंदुस्तानी इनकिलाबी जंग हार गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी नेशनलाइज कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हासिल करदा तमाम इलाके, अस्करी अफवाज और जमाशुदा तमाम दौलत ताजे बरतानिया के पास चली गई और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी भी खत्म हो गई और बरतानवी राज का आगाज हुआ। 1874 में कंपनी आखिरकार तहलील हो गई। 1857 के बाद मुगल सल्तनत का भी खात्मा हो गया, जब आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर को जिला वतन करके बर्मा में कैद कर दिया गया और इसके तमाम जानशीन मारे गए। तो दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक की दिलचस्प कहानी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस प्लेलिस्ट में तारीख से मुतालिक दीगर वीडियोस भी देख सकते हैं। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।